Okay, students, today we will discuss about the ecosystem ecology. So first of all, you have to know about what is ecosystem and how it's work in the environment. So first of all, the definition of ecosystem defined as the group of organisms interacting among themselves and with the environment is known as ecosystem. Thus, ecosystem is a community of different species interacting with one another and with their non-living environment, exchanging energies and matters. So we can say that the ecosystem, we can say different populations or community when they are interact with the environment. So this combined structure is known as ecosystem. Means बहुत सारी जो communities होती हैं और populations when they are interacting with one another and also they are interacting with the abiotic factor like climate, weather, temperature. So this type of interaction is known as ecosystem. For example, animal cannot synthesize their food directly, but depend upon the plant directly or indirectly. जैसे कि हमें पता है कि एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना जो फूड है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है प्लांट के ऊपर डायरेक्टली और indirectly. Ecosystem is the basic functional unit of ecology and ecosystem term proposed by the A.G. Tansley in 1935. And ecosystem, in the ecosystem we will study about the home. So ecosystem means study of home. इसके बाद इकोसिस्टम इकोलॉजी, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन कैसा है और उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा है। तो ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेगा, इस इंटीग्रेटेड सिस्टम को बोलेगा इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है, पॉपुलेशन हमने बात कर ली थी। पॉपुलेशन क्या होती है? ऑल इंडिविजुअल ऑफ सिंगल स्पीसीज, जब सारे स्पीसीज एक जैसे हों और एक ग्रुप में रहें तो उनको पॉपुलेशन बोलेंगे। और जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके रहती हैं, यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं आएंगे, केवल डिफरेंट पॉपुलेशन when individual from the different all population और कह सकते हो different population in a certain region form a community। ठीक है, जैसे मान लो डॉग्स की अलग पॉपुलेशन है, ह्यूमन बीइंग की अलग है, काऊ की अलग है, बर्ड्स की अलग है। तो वो अलग अलग पॉपुलेशन जब इंटरेक्शन करती हैं एक दूसरे के साथ, तो वो जो इंटरेक्शन बनता है उसको बोलोगे आप कम्युनिटी। लेकिन इसमें क्या है? एबायोटिक फैक्टर नहीं है। अगर आप इसमें एबायोटिक फैक्टर जोड़ दोगे तो कम्युनिटी ना होकर आपका इकोसिस्टम बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी। तो करेक्टरिस्टिक्स में इकोसिस्टम में क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स वेरी करते हैं इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मान लो फॉरेस्ट है, एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड है, दूसरा इकोसिस्टम है। ठीक है, टेम्परेचर रेंज आपको पता है, अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग टेम्परेचर रेंज होते हैं। मान लो डिजर्ट है, वो एक अलग इकोसिस्टम, वहां पर टेम्परेचर अलग होगा। जो स्नोलैंड होते हैं वहां पर इकोसिस्टम जो टेम्परेचर रेंज आपको अलग दिखाई देगी। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश कितनी होती है, रेनफॉल कितना है, तो अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग रेनफॉल होता है और इसके अकॉर्डिंग ही जो इकोसिस्टम है आपको दिखाई देते हैं। रेनफॉल ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है आप वहां पर आपको जो ग्रीन वेजिटेशन है, प्लांट है, वो आपको ज्यादा दिखाई देंगे। और जहां पर बारिश कम होती है वहां पर आपको जो ग्रीनरी है, ग्रीन प्लांट है, वो आपको कम दिखाई देंगे। इसके बाद है सस्टेनेबिलिटी भी। मीन्स अगर इकोसिस्टम के पास एक पावर होती है कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है, अगर ह्यूमन बीइंग उसमें इंटरफेरेंस ना करें तो। मतलब सस्टेनेबिलिटी क्या है? इकोसिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक है। मीन्स कोई भी इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट हो चाहे वो पॉन्ड हो, वो अपने आप को ठीक करता रहता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो अपने आप को रेगुलेट कर लेगा, अपने आप को हील कर लेगा वो। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हर एक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखा था हमने। तो टाइप में आप बताओगे नेचुरल होते हैं इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल होते हैं। तो नेचुरल में फर्दर हमने इसको दो कैटेगरी में बांट देंगे, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक भी। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर ग्रासलैंड आ जाएगा, आपका क्रोपलैंड ग्रासलैंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट के बाद आप कह सकते हो डिजर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, और एक्वेटिक में आ जाएंगे आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैरान इकोसिस्टम। ठीक है, और आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड इकोसिस्टम में आप कह सकते हो जो आप खेत लगाते हो, गेहूं का आ जाएगा, सरसों का आ जाएगा वो, या फिर गार्डन बनाते हो, बोटनिकल गार्डन जो होते हैं वो मैनमेड इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, इसके बाद इकोसिस्टम के मेजर टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक्स के अंदर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो, वो सारे सारे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। इसके अलावा एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो क्लाइमेट हो, सोइल हो, वाटर हो, एयर हो, एनर्जी हो या फिर न्यूट्रिएंट्स हो, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एरिया की जो इकोसिस्टम होता है उसको अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
ठीक है, इनके बारे में अलग अलग। इसके बाद आते हैं तो टाइप में नेचुरल हो जाएगा। नेचुरल में यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम जो अपने आप में ऑपरेट करता है नेचुरल कंडीशंस में, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और इसको हमने इसके हैबिटेट के बेस पर हमने इसको दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। टेरेस्ट्रियल जो लैंड के ऊपर होगा, टेरेस्ट्रियल मतलब समझ रहे हो, सिंपल सी बात है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो इकोसिस्टम लैंड पे होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो जाएगा। और ये एक कॉन्टिनेंट जितना बड़ा हो सकता है और एक आइलैंड जितना छोटा भी हो सकता है। मतलब कॉन्टिनेंट मतलब जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है या फिर यूरोप है, उतना बड़ा भी हो सकता है इकोसिस्टम। और एक आइलैंड मतलब श्रीलंका है या फिर कोई भी अंडमान निकोबार है, उतना छोटा भी हो सकता है, ठीक है। ये लगभग जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वर्ल्ड इकोसिस्टम का 28% कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी जो 72 बच गया वहां पर ओशियंस आ जाएंगे, आपके मैरान इकोसिस्टम आएंगे, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल में एग्जांपल आप ग्रासलैंड लिख सकते हो, फॉरेस्ट लिख सकते हो या फिर डिजर्ट लिख सकते हो। इसके बाद मैनी डिफरेंट एनिमल्स कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देयर होम। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, चाहे वो स्नेक हो, बर्ड्स हो, कोई भी आप लगा लो, कोई भी एनिमल लगा लो, उनका जो जहां पर वो रहते हैं, जिस इकोसिस्टम में रहते हैं, उसको वो अपना घर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मोस्ट कॉमन जो एनिमल्स होंगे, ठीक है, मोस्ट कॉमन क्या कौन कौन से बर्ड्स होंगे, वो भी से पता है। अगर ट्री है, फॉरेस्ट है, तो वहां पर बर्ड्स कॉमन होंगे। मैमल्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। इनके अलावा अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स वगैरह भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद प्लांट भी आपको अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे, ठीक है। लाइक फ्लावरिंग प्लांट मिलेंगे आपको, कुछ ब्रायोफाइट्स मिल सकते हैं, टेरिडोफाइट मिल सकते हैं, आपको कैक्टस मिल सकते हैं, कोनिफर मतलब आपके जिम्नोस्पर्म्स मिल सकते हैं, पाइन ट्री, कोनिफर्स इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जो प्लांट है आपको एक अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के जो प्लांट है, एनिमल है, वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप किस इकोसिस्टम की बात कर रहे हो। ग्रासलैंड की कर रहे हो तो वहां पर आपको बड़े जो ट्री हैं वो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर फॉरेस्ट की बात करोगे वहां पर आपको जो ट्री हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। और उनके रिस्पेक्ट में ही आपको अलग अलग टाइप के जो एनिमल हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो अगेन फॉरेस्ट, डिजर्ट एंड ग्रासलैंड ये आप लिख सकते हो। इसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो ऑब्वियस सी बात है ये पानी में होगा, ठीक है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम भी अगेन हमने इसको दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, और दूसरा होता है भाई मैरीन वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर वो होगा जहां पर जो साल्ट कंटेंट है पानी में वो बहुत कम हो, उसको आप ड्रिंकेबल वाटर हो, ठीक है। और वहां पर आपको फ्रेश वाटर के अंदर आपको फ्रेश वाटर फिशेज मिलेंगी, एम्फीबियंस मिलेंगे, फ्रॉग्स मिलेंगे, रेप्टाइल्स और वाटर स्नेक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैनी प्लांट called freshwater ecosystem their home, if even we can see them from the surface of the water। यानी कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनको हम ऊपर से पानी की सरफेस से देख भी सकते हैं और देख नहीं भी सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है, वी कैन सी देम फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। पानी की सरफेस से आप उनको दिखाई देंगे। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पानी के नीचे रहते हैं, वो भी उनका एक घर ही होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम भाई। तो इसके अंदर ग्रासेस भी आ जाएंगे आपके, और जो कैटटेल्स होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे भाई। उसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारा मैराइन इकोसिस्टम। तो मैराइन इकोसिस्टम लार्जेस्ट है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर लगभग 2 से 3% के आसपास कवर करता है। इसके अलावा जो मैराइन इकोसिस्टम है वो लगभग 71% कवर करता है इंटायर अर्थ सरफेस का। और लगभग 97% जो प्लेनेट का वाटर है वो मैराइन इकोसिस्टम में रहता है, ठीक है। जनरेट अबाउट 32% ऑफ द वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। और इसको आप फ्रेश वाटर से किस तरीके से अलग करोगे, इसके अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व कंपाउंड्स होते हैं, मेनली साल्ट होते हैं। और साल्ट की अगर बात करें तो सैलिनिटी का लेवल होता है वो 35 पीपीटी होता है इसमें, यानी 35 पार्ट पर थाउजेंड जो साल्ट की कंसंट्रेशन इसमें आपको देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में इसमें जो सैलिनिटी का लेवल होता है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा जो क्लासेस अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें आपको मैराइन वाटर में ब्राउन एल्गी मिलेंगी, रेड एल्गी मिलेंगी, कोल्स मिलेंगे, इकानोडर्म, शार्क्स हैं, सिफेलोपोड्स वगैरह हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं और जो एल्गी हैं आपको इसमें देखने को मिलती हैं भाई। इसके बाद साल्ट वाटर की बात करें तो अगेन यहाँ पर जो साल्ट जो वाटर होता है वेरी साल्टी इन टेस्ट, ठीक है। दे आल्सो मेक अप द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इकोसिस्टम। ओबीसी बात है 71% कवर करता है ये इकोसिस्टम का, ठीक है। अर्थ के इकोसिस्टम का 71% आपका मैराइन इकोसिस्टम है, ठीक है। दे आर द लार्जेस्ट, क्योंकि 71% ओबीसी बात है लार्जेस्ट हो जाएंगे ये। साथ में ही एग्जाम्पल की बात करें तो ओशियंस आ जाएंगे सारे सारे, ठीक है। और कोरल रीफ्स आ जाएंगे। तो इसके अलावा जो सी वीड्स होते हैं, कॉमन प्लांट होते हैं, इनके अलावा यहाँ पर जो कैल्प होते हैं, कैल्प लार्जेस्ट एल्गी या टालेस्ट एल्गी आप इसको कह सकते हो। तो इस टाइप के जो एनिमल्स हैं, सॉरी जो प्लांट है, आपको इसमें साल्टी वाटर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो एक्वेटिक सिस्टम है उसको मैंने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, लेंटिक एंड लोटिक में। तो जो लेंटिक होता है वो आपका फ्लोइंग वाटर होता है, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है,
जैसे रिवर होती हैं, रिवर हो जाएंगी, स्ट्रीम्स हो जाएंगी, और स्प्रिंग्स हो जाएंगे, या फिर कोई भी चैनल्स हो जाएंगे। ये जहां पर पानी लगातार एक ही चैनल में बहता रहता है उसको बोलोगे लोटिक इकोसिस्टम। और लेंटिक में आप बताओगे जहां पर पानी हमेशा खड़ा रहता है, स्टैंडिंग रहता है, तो पोन्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, मार्सेस, डिसीज एंड रिजर्वायर वगैरह। इसके बाद है मैन मेड। तो मैन मेड में आप बताओगे जो इकोसिस्टम हमने बनाए हैं, ठीक है। तो क्रोपलैंड हो जाएगा आपका, जो आप फसल लगाते हो, ठीक है, वो अपने आप में इकोसिस्टम बन जाता है। और गार्डन्स भाई, बोटनिकल गार्डन हो सकते हैं आपके, ठीक है, ये सारे सारे जो हमने बनाए हैं उनको बोलोगे आप आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिनको ह्यूमन बीइंग ऑपरेट करते हैं। इसके बाद तो जो इकोसिस्टम है हमारा, उसके अंदर हमने देखे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट ये सारे हैं आपके, और बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आ जाएंगे, स्पीसीज आ जाएंगे, पॉपुलेशन आ जाएंगे, और कम्युनिटीज आ जाएंगी, और इनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन और प्रिडिशन होता है, ठीक है। तो ये जो इकोसिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर मान लो कोई फॉरेस्ट आपने खत्म कर दिया तो वहां पर जो अलग अलग टाइप के जो प्लांट है, स्पीसीज हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बता दिया इन्होंने। दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए फ्रेमवर्क टू गाइड एंड रीइंफोर्स द प्रोजेक्ट्स पे। यानी कि अगर आपने कोई नया, अगेन लोकल पीपल में अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं इकोसिस्टम, ठीक है ना। अगर मान लो फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट भी क्यों जरूरी है, ठीक है। तो लोकल पीपल की जो बेसिक नीड्स हैं वो भी साथ में पूरा करते हैं। लाइक जो इकोसिस्टम होगा तो वहाँ प्लांट होंगे अलग अलग, तो फ्रूट्स आएंगे, मेडिसिन प्लांट्स होंगे, उनसे जो लोकल पीपल्स के बीच में अवेयरनेस फैलेगी कि भी इन प्लांट को हमें बचाना चाहिए। साथ में ही पोल्यूशन को मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि सिंक होते हैं CO2 का, जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं प्लांट क्या करते हैं उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं। एक्ट एज ए बायो इंडिकेटर, तो अलग अलग बायो इंडिकेटर का भी काम करते हैं। अगर कोई पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो वो जो प्लांट है उस इकोसिस्टम का जो आप कह सकते हो इकोसिस्टम डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा अगर कोई पर्टिकुलर पोल्यूटेंट बढ़ जाएगा एनवायरमेंट में, ठीक है। हेल्प इन द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फीयर में, तो बायोस्फीयर के अंदर जो एनर्जी का सर्कुलेट होता है, एनर्जी फ्लो कह सकते हो। साथ में जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल के जो साइकिल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल के जो साइकिल्स होते हैं उनको भी इकोसिस्टम रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब्ड होगा तो जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं वो भी आपके हैम्पर्ड हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इसके बाद भाई नेक्स्ट टॉपिक्स आपके 3 टॉपिक्स और बचे हैं, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड एंड एनर्जी फ्लो। यहाँ पे एनर्जी फ्लो लिखा हुआ नहीं है बट एनर्जी फ्लो भी इसके अंदर आएगा। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा फूड चेन एंड ट्रॉपिक लेवल पे। तो फूड चेन क्या होती है, सिंपलेस्ट पाथ दैट एनर्जी टेक्स थ्रू द इकोसिस्टम, यानी कि एक एनर्जी का पाथ होता है जिससे जो एनर्जी है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। और अल्टीमेटली जो सोर्स है एनर्जी का वो आपका सन है, ठीक है। उसके बाद सन क्या करता है, ट्रांसफर करता है अपनी एनर्जी टू फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जिसको आप बोलोगे आप प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। तो इस लेवल इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो जो ट्रॉपिक लेवल क्या होगा, जो एक लेवल होता है जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, तो उस लेवल को बोलोगे आप ट्रॉपिक लेवल। Organisms at each tropic level use energy in their cellular respiration and heat loss and store the rest। यानी कि कुछ एनर्जी को क्या करेंगे, रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेंगे, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी, और कुछ को वो स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद भी अब हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या आ जाएंगे आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि ऑटोट्रोप्स होते हैं, मेनली प्लांट आएंगे इसके अंदर, सिंपल है। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं इंक्लूडिंग लैंड प्लांट आ जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएंगे इन एक्टिविटी सिस्टम। तो जो एक्टिविटी सिस्टम होता है वहां पर आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो आपके कह सकते हो एल्गी वगैरह हैं, ठीक है, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं। इसके बाद सेकेंडरी सेकंड जो ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा हमारा, वो हो जाएंगे हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसके अंदर आपके आपके आएंगे हेटरोट्रोप्स, यानी कि जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं ऑटोट्रोप्स उनको खाते हैं। तो इसके अंदर आपके आ जाएंगे भाई ग्रास होपर्स हैं, रेबिट्स हैं, या फिर जू प्लैंक्टन्स हैं, ठीक है। यानी कि हर्बीवोर्स वो होंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो मेन जो ग्रीन प्लांट को कंज्यूम करते हैं उनको बोलोगे आप हर्बीवोर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स। सिंपल टॉपिक है, बट थर्ड एंड हायर ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो वहां पर क्या आ जाएंगे आपके कंज्यूमर्स आ जाएंगे, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स जो आपके हर्बीवोर्स को खाते हैं, ओमनिवोर्स जो सब कुछ खा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ह्यूमंस आ जाएंगे, तो ह्यूमंस ओमनिवोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, वोल्फ एंड फ्रॉग्स आपके कार्निवोर्स का एग्जाम्पल हो जाएंगे। वैसे फ्रॉग्स को आप लेवल्स हैं, हमने देखा कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है, इट इज द पोजीशन एन ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई इन ए फूड चेन। हमने टॉपिक क्या था, हमारा फूड चेन था। फूड चेन पे आने से पहले हमने अलग अलग ट्रॉपिक लेवल की मैंने बात की है। तो जो फूड चेन के अंदर जो अलग अलग पोजीशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, उसका बोलोगे ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। इच लिंक
इन द फूड चेन रिप्रेजेंट ट्रोपिक लेवल। तो अगर मान लो एक फूड चेन यहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रास, ग्रास को ईट किया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को ईट किया फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को ईगल ने। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो अलग अलग जोन है, अलग अलग जो लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। ये क्या बन गया आपके 5 अलग अलग जो ट्रोपिक जोन है, ट्रोपिक लेवल है वो बन गए। तो ट्रोपिक लेवल 1, ट्रोपिक लेवल 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सेम एग्जांपल आप एक्वेटिक इकोसिस्टम का लिख सकते हो। तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएंगे, प्रोड्यूसर, उसके बाद आपके जूप्लैंक्टन्स, हर्बीवोर्स, उसके बाद फर्स्ट स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, तो ये दोनों के दोनों कार्निवोर्स आ जाएंगे, और फिर शार्क आपका कह सकते हो 5th ट्रोपिक लेवल पे आप इसको बता सकते हो। इसके बाद भाई, तो जैसे ही हम ट्रोपिक लेवल में एक ट्रोपिक लेवल से दूसरे ट्रोपिक लेवल में जाते हैं, तो जो एनर्जी है उसका ह्रास होता रहता है, उसका आप कह सकते हो जो लॉस है वो लगातार होता रहता है। तो जब हम एक ट्रोपिक लेवल से दूसरे ट्रोपिक लेवल में जाएंगे तो केवल 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन ट्रोपिक लेवल टू अनदर ट्रोपिक लेवल। बाकी जो 90% एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर जो ग्रासीज थे, उन्होंने सनलाइट को कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद इनके पास जो एनर्जी है वो 1000 किलो कैलोरी है, ये हम एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद इसमें से अगर ग्रास को, जब ग्रास ऊपर खाते हैं तो ग्रास ऊपर में केवल 100 किलो कैलोरी जाएगी, बाकी 900 किलो कैलोरी है वो लोस्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसका जो 10% है वो कहां पर जाएगा, फ्रॉग में जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉग के पास केवल 10 किलो कैलोरी गई है, और उसके बाद इस फ्रॉग का जब स्नेक खाएगा उसके पास केवल 1 किलो कैलोरी जाएगी, और फिर जब इस स्नेक को जब ईगल खाता है उसके बाद 0.1 एनर्जी इज मूव फ्रॉम वन ट्रोपिक लेवल टू द नेक्स्ट, ओनली 10% ऑफ एनर्जी मेक इट टू द नेक्स्ट ट्रोपिक लेवल। ये लाइन आपने याद रखनी। ठीक है, दिस 10% यूज्ड टू बिल्ड बायोमास एज वेल एज फ्यूल फॉर द बॉडीली फंक्शन। जो 10% ट्रांसमिट हो रही है, यही उस ऑर्गेनिजम्स के लिए बायोमास बनाने में काम करेगी, और उसकी जो डेली एक्टिविटी है उसको भी ये रन कराए। ठीक है, दिस मीन दैट द 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ डेट्रिटस एंड हीट फ्रॉम द मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद भाई कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है, आपको ये भी आनी चाहिए। फर्स्ट प्रोड्यूसर, तो भी सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है। प्लांट एल्गी, जो ग्रीन प्लांट होते हैं जो सनलाइट को कैप्चर करके और इनऑर्गेनिक कंटेंट से ऑर्गेनिक कंटेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो उनको बोला गया प्रोड्यूसर। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर आ जाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं, और उसके बाद टर्सरी, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को फीड करते हैं। ठीक है, उसके बाद डेट्रीवोर्स आ जाएंगे आपके, जो ऑर्गेनिक वेस्ट को या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स को के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इनको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके अर्थवॉर्म आ जाएंगे, या फिर जो बीटल्स वगैरह होते हैं, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म जो मर जाता है उसको जो डिकम्पोज करने में जो इंसेक्ट्स हैं जो काम आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स दैट फीड ऑन द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डेट्रीटिवोर्स। इसके बाद डिकम्पोजर्स क्या होंगे, जो यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई, या फिर जो दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं, बैक्टीरिया आप कह सकते हो, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, और अलग अलग टाइप की जो फंजाई होती है, ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते रहते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंटेंट है भाई, ठीक है ना, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिक, मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया है, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, मान लो आपका इन्होंने क्या था भाई, मान लो पॉलीसेक्राइड थी, तो डेट्रीवोर्स ने क्या कर दिया उसको, आप कह सकते हो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, और मान लो पहले क्या था आपका स्टार्च था, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्टार्च को इन्होंने आप कह सकते हो ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है, इनको वापिस कार्बन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करेंगे आपके डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपके सुडोमोनास है, स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये सारी सारी इसी के अंदर आएंगे। यानी कि that break down bacteria and fungi that break down the dead material into the inorganic material, ये लाइन आपने लिखनी, inorganic material, inorganic होते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लाइक दैट। तो इस, या फिर कैल्शियम लिख सकते हो। ठीक है, फोस्फोरस लिख सकते हो। तो जो इन इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को बाय रिलीजिंग या फिर बाय सीक्रेटिंग सम डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया फंजाई हैं, ये लगातार क्या करते रहते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते रहते हैं, और उनसे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इनऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा तो प्रोड्यूसर की अगर आपसे दूसरी डेफिनेशन पूछेंगे तो मेनली प्लांट्स होते हैं जो एनर्जी को कैप्चर करते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट ईटर, कार्निवोर्स एनिमल ईटर्स, ओमनिवोर्स बोथ।
ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स, ही आपसे एक नंबर में पूछ सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट है। ग्रेन्यूवोर्स एंड आपका फ्रूगीवोर्स भी, तो जो फ्रूट ईटर्स होते हैं उनको फ्रूगीवोर्स बोलोगे, और जो ग्रेन ईटर होते हैं या फिर जो सीड ईटर होते हैं उनको आप तो जो फूड चेन्स होगी। अब इसके आते हैं फूड चेन की डेफिनेशन के ऊपर भाई। तो फूड चेन क्या होती है? पैटर्न ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, किसी को खाने का और खाए जाने का जो पैटर्न होता है उसको आप बोलोगे, जो लीनियर पैटर्न होता है उसको बोलोगे फूड चेन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक प्लांट है, प्लांट को जो माइस है वो खा रहा है, और माइस को फिर ये जो नेवला है ये इसको खा रहा है। ठीक है। इसके अलावा आप पैटर्न ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फ्रॉम ए लीनियर चेन इज कॉल्ड फूड चेन विच इज कैन बी ऑलवेज ट्रेस बैक टू द प्रोड्यूसर। इसको आप अगर ट्रेस करने लग जाओगे पीछे की तरफ तो आप इसके प्रोड्यूसर की तरफ पहुंच जाओगे। यानी कि इसको आप अगर मान लो यहाँ से मैं ट्रेस करने लगूं तो मैं अगर इसको बैक साइड में जाता जाऊंगा तो मैं अल्टीमेटली इसके जो प्रोड्यूसर है फूड चेन का वहां तक मैं जा सकता हूँ। इसके बाद भी टाइप ऑफ फूड चेन में आप बताओगे, फर्स्ट नंबर पे आता है ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होती है प्लांट से भाई, यानी कि दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द लिविंग ग्रीन प्लांट्स एंड गोज टू द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स एंड अल्टीमेटली कार्निवोर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स ऑफ फिशेस। उसके बाद तो ये आपका क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन हो जाएगी, यानी प्लांट से स्टार्ट होगी और अल्टीमेटली कहां पर खत्म हो रही है? कार्निवोर्स पर खत्म हो रही है। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो ग्रासेस, ग्रासेस को खाया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को खाया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खाया स्नेक ने। तो ये जो चेन बनी है इसको बोलोगे ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है। इकोसिस्टम कैन विद सच टाइप ऑफ फूड चेन आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इनफ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन भी। अगर यहाँ पर सोलर रेडिएशन नहीं आएंगी तो ये जो फूड चेन है ये टूट जाएगी या फिर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट है और वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है सनलाइट के ऊपर। Thus, this type of food chain depend upon the autotrophic energy capture and moment of this energy to the herbivores भी। तो जो सनलाइट होती है उसको प्लांट कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद उस सनलाइट को ट्रांसमिट कर देते हैं हर्बीवोर्स को, और हर्बीवोर्स ट्रांसमिट कर देते हैं कार्निवोर्स। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो ग्रासेस। ठीक है। ग्रासेस को रैबिट और रैबिट को फिर फोक्स है, तो ये अलग अलग ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल आप बता सकते हो। दूसरी जो टाइप है वो हमारी डेट्रिटस फूड चेन भाई। ये स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक वेस्ट से, उसका उल्टा हो जाएगा एकदम से। यानी कि जैसे ही कोई एनिमल या फिर प्लांट मरता है वहां से जो फूड चेन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। यानी कि डिपेंडेंट ऑन द डेड मैटर ड्राइड फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन्स एंड जनरली कॉल्ड डेट्रिटस। तो दिस एनर्जी कंटेन the energy contained in this detritus is not lost to the ecosystem as a whole, rather it serve as a source of energy to the group of organisms। मीन्स यहाँ पर जो फूड चेन स्टार्ट होगी वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगी। वहां से मान लो डेड ऑर्गेनिक मैटर आपका मान लो कोई एनिमल है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है। उसके बाद जो जो डिकम्पोजर्स हैं या फिर जो डेट्रीवोर्स हैं भाई उन्होंने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद फिर जो आपके जो डिकम्पोजर्स हैं फंजाई एल्गी ने उनको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अल्टीमेटली जो मिनरल्स हैं आपके पहुंच गए सोइल के अंदर, और सोइल से अल्टीमेटली जो प्लांट उनको वापस अब्सॉर्ब। उसके बाद भी सेकंड पॉइंट आता है हमारा फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है? व्हेन मेनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। जब बहुत सारी चेन फूड चेन इंटरकनेक्टेड रहती हैं उसको आप बोलोगे, और जो पैटर्न बनता है उसका बोलोगे फूड वेब। ठीक है। तो फूड वेब रिप्रेजेंट मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन डिस्क्राइबिंग द वेरियस पाथ दैट एनर्जी टेक थ्रू द इकोसिस्टम भाई। तो नेचर के अंदर देखो जो फूड चेन है, फूड चेन आपको नहीं दिखाई देंगे, आपको फूड वेब ही दिखाई देंगे। मींस ऐसा नहीं होता है कि मान लो जो ग्रास है उसको केवल गाय भैंस ही खाएं, उस ग्रास को रेबिट भी खा सकता है। ऐसे ही जो रेबिट होता है उसको जरूरी नहीं कि भाई कोई स्नेक ही खाए, उसको डॉग वगैरह है, वोल्फ वगैरह वो भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक कंज्यूमर है या फिर कह सकते हो जो प्रोड्यूसर है उसको खाने वाले और वो जिसको खाता है वो अलग अलग हो सकते हैं नेचर में। तो नेचर में हमें फूड वेब देखने को मिलती है ना कि फूड। तो जो फूड चेन होती हैं दे आर रेयरली, वो आपको रेयरली दिखाई देंगी। फूड वेब नॉर्मली कॉमन होती है। सेम ऑर्गेनिजम्स मे ऑपरेट इन द इकोसिस्टम मोर देन द वन ट्रॉपिक लेवल। यानी कि अगर एक ऑर्गेनिजम्स है कहीं पर वो एज ए आप कह सकते हो किसी को खा रहा है और कहीं पर उसी को कोई खा रहा है। ठीक है। मीन्स इट मे ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, यानी कि एक सोर्स से ज्यादा से एनर्जी वो ले सकता है। अगेन एग्जांपल आप स्नेक का ले सकते हो, तो स्नेक होता है वो रेट को भी खा सकता है, स्नेक होता है फ्रॉग को भी खा सकता है। ठीक है। इवन द सेम ऑर्गेनिजम्स मे बी इटन
बाय द सर्वल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स खा भी सकते हैं। यानी कि जो फ्रॉग होता है, मान लो फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है, फ्रॉग को जो बर्ड्स होते हैं ईगल वगैरह वो भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप इसमें आपने बताना पड़ेगा भाई। जो सेकंड पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि एक जो ऑर्गेनिजम्स होता है इट मे बी ईटन बाय द सर्वल ऑर्गेनिजम्स एट ए हाई ट्रॉपिक लेवल, और एन ऑर्गेनिजम्स मे बी फीड अपॉन द सर्वल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल। तो अगर मान लो हाई ट्रॉपिक लेवल पे उसको अलग अलग एनिमल खा सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही वो लोअर ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को वो खुद कंज्यूम कर सकता है। Thus, in a given ecosystem, various food chains are linked together and intersect each other to form a complex network called food web। तो अगेन जो फूड चेन का एक इंटर कॉम्प्लेक्स बनता है, इंटर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है जो इंटर लिंक्ड होता है एक दूसरे के साथ, उसका बोलोगे फूड वेब। ठीक है, लास्ट टॉपिक का था हमारा इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड में। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए कम्युनिटी भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक पिरामिड, आपको जो पिरामिड शेप की जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड है। यहाँ पर हमने देखा प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है और टर्सरी कंज्यूमर है। तो ये जो एक पिरामिड बनता है इसको बोलोगे इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मॉडल दैट शो हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, यानी कि एक ऐसा मॉडल जो ये बताता है कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी वो किस तरीके से फ्लो होती है। ठीक है, पिरामिड कैन शो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड नंबर। तो जो पिरामिड्स होते हैं वो एनर्जी का हो सकता है, बायोमास का हो सकता है और नंबर का हो सकता है। यानी कि जो पिरामिड्स होते हैं वो ये बताते हैं कि अलग अलग जो ट्रॉपिक लेवल है वहां पर एनर्जी कितनी है, बायोमास कितना है और नंबर कितना होगा। ठीक है, द बेस ऑफ पिरामिड रिप्रेजेंटेड द प्रोड्यूसर, जो बेस होगा हमेशा वहां पर प्रोड्यूसर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद ईच स्टेप रिप्रेजेंट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल ऑफ कंज्यूमर। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे ट्रॉपिक इसमें पिरामिड में, आपको अलग अलग टाइप के जो कंज्यूमर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर क्वार्टरली। इसके बाद भाई मोस्ट इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर लार्जर एट द बेस एंड नैरो एट द टिप। तो यहाँ पर मोर एनर्जी होगी क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं? आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, और लेस एनर्जी क्योंकि जितना आप ट्रॉपिक लेवल ऊपर जाते जाओगे एनर्जी 10% लो से डिक्रीज होती चली जाएगी। आप मान लो यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर आते आते 0.1 बच जाएगी। हमें थोड़ी देर पहले बात की थी। तो जो पिरामिड्स हैं ये हमेशा बेस से आपको ब्रॉड दिखाई देंगे और टिप से आपको नैरो दिखाई देंगे। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड नंबर्स, we will discuss each of them one by one. So first of all, the pyramid of energy shows pyramid of energy. Compare the energy used by the producers and other organisms on a trophic level. So pyramid of energy tells that only 10% of energy is transmit from one trophic level to the next trophic level, and 90% of the energy is lost in the atmosphere as a heat. For example, let's assume here at the producer level, let's assume here is the 1000 kilocalorie of, okay, in at the producer level, and at the herbivore level, or we can say that the uh, second trophic level, it transmit only 10%. So 10% of 1000 is only 100 kilocalorie. So from trophic level 1 to the trophic level 2, it transfer only 10%. So in second trophic level it only 100 kilocalorie, and if we move from next trophic level, so in third trophic level it transmit only again 10%. So 1000 10% means only 10 kilocalorie is transmit from next trophic level, and if we move at the last trophic level, then only again 10% move and 90% lost as a heat. So at the last trophic level it transmit only 0.1% kilocalorie. So at each trophic level only 10% energy is moved from one trophic level to the next trophic level, and rest of the 90% of the energy is lost in the atmosphere as a heat. Functional role of trophic level in ecosystem, then energy pyramid is the most stable, and energy pyramid always upright. So you have to remember this point, because energy always lost from one trophic level to another trophic level. So pyramid of energy in this example, let's assume the energy come from the sunlight is around 10 lakh joule, and out of these 10 lakh only 10% means 10,000 joule is captured by the plants, means at the primary producers only 10,000 joule is present. Out of that the primary consumers
let's say insects, they have they have acquired only 10% of 10,000 joules, means 1,000 joules is present at the first first primary consumers level, and at the secondary consumers it's only again transmit 10%, means 100 joule is transmit tropic level, only 10% present at the tertiary consumer level. So अगर यहाँ पर 10 लाख जूल एनर्जी सनलाइट से आ रही है तो उसका 10,000 जूल जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो कैप्चर करेंगे, और इसका जो 10% है मींस 1,000 जो जूल है वो हमारे प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं इंसेक्ट्स वगैरह उनमें होगी, और इसका जो 10% है वो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स में होगी, मींस 100 जूल। एंड एट द टर्सरी कंज्यूमर लेवल it's again transmit 10%, means only 10 joule is present at the tertiary consumer level. The joules or calories and energy pyramid is always upright. This is the another example. Only 10% energy is transmit from one tropic level to the next tropic level, and around 90% of the energy is lost as a heat. अगर यहाँ पर आप देखोगे प्रोड्यूसर के पास अगर मान लो 10,000 किलो कैलोरी है, तो उसमें से प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होंगे उनके पास केवल 1,000 किलो कैलोरी होगी, और सेकेंडरी कंज्यूमर के पास लगभग 100 किलो कैलोरी होगी, और टर्सरी कंज्यूमर के पास केवल 10 किलो कैलोरी एनर्जी है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी भाई। ऑफ एनर्जी शोइंग द एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन द आइसोट्रोपिक लेवल। ठीक है, हमें ये बताता है कि हर एक ट्रोपिक लेवल पे एनर्जी कितनी प्रेजेंट है, साथ में ही जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा डिक्रीज करती रहती है इफ वी मूव फ्रॉम वन ट्रोपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रोपिक लेवल। नेक्स्ट इज द नंबर 2 पे आता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास शोइंग द हाउ बायोमास इज मेजर, मींस टोटल ड्राई मास ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द गिवन एरिया। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कि टोटल जो ड्राई बायोमास होगा ऑर्गेनिजम्स का वो कितना होगा, उसको आप बोलोगे पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ बायोमास इन द ईस्ट ट्रॉपिक लेवल, a diagrammatic representation of the amount of organic material measured in the grams dry mass per square meter, ठीक है, found in the particular habit at ascending trophic level of food chain, and biomass decrease at biomass decrease at each ascending level in the food chain. So biomass weight is determined after the dehydration। ठीक है, तो टोटल बायोमास जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बायोमास को आप कैसे डिटरमाइन करोगे आफ्टर द डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो जो ड्राई मास होता है हम वही कैलकुलेट करते हैं, हम उसी को बायोमास। सो पिरामिड ऑफ बायोमास इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ बायोमास दैट इज प्रेजेंट एट इस ट्रोपिक लेवल इन गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना बायोमास प्रेजेंट है उसको आप बोलोगे पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, बायोमास क्या है, ड्राई मैटर विदाउट वाटर। सो बायोमास इज द अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर विद इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पानी निकलने के बाद जो वेट बचता है उसको आप बोलोगे ड्राई मैटर, यहाँ पर आप कह दोगे वो उसका क्या हो जाएगा, बायोमास हो जाएगा। अब अगर हम लैंड की बात करें तो अमाउंट ऑफ बायोमास डिक्रीज एज यू मूव अप इन द ट्रोपिक लेवल पे। तो जैसे जैसे आप ट्रोपिक लेवल में ऊपर चले जाते जाओगे जो बायोमास है वो डिक्रीज करता रहेगा। हम बात कर रहे हैं लैंड की, तो लैंड के ऊपर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट की बात करें, ठीक है, अगर हम मान लो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनका जो बायोमास है लेट्स अज्यूम इट्स 100 किलोग्राम। सो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होंगे प्लांट का जो ड्राई मास है या फिर बायोमास है वो ज्यादा है। ठीक है, हर्बीवोर्स का इनसे कम होगा, मींस ओनली 100 किलो, एंड एट द प्राइमरी कार्निवर्स इट अगेन 10 kg, एंड एट द टॉप कार्निवर इट ओनली 1 kg भी। ठीक है, तो क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रोपिक लेवल में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, जो नंबर है एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स का वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में मान लो लेट्स अज्यूम यहाँ पर जो ट्री का नंबर है या ग्रासेस का नंबर है वो बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे हम हर्बीवोर्स कार्निवोर्स या फिर टॉप कार्निवोर्स की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो भी यहाँ पर डिक्रीज होते रहते हैं। इसलिए जो टोटल बायोमास होगा इन द इन द ईच ट्रोपिक लेवल वो कम आपको दिखाई देगा। सो दिस पिरामिड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ बायोमास दैट इज प्रेजेंट एट द ईच ट्रोपिक लेवल इन अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना बायोमास प्रेजेंट है उस ट्रोपिक लेवल में उसको हम बोलोगे। तो यहाँ पर जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है ये इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है
कि अमाउंट ऑफ बायोमास दैट इज प्रेजेंट इस ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल में कितना बायोमास प्रेजेंट है वो हमें पिरामिड ऑफ बायोमास से पता चलता है। बायोमास अगेन ड्राई मैटर होता है, ठीक है। और अगर हम लैंड की बात करें तो बायोमास हमेशा डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ जाते जाओगे। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर क्या होता है, बायोमास की जो अमाउंट होती है वो इंक्रीज करती रहती है जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ जाते जाओगे भाई, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो एल्गी वगैरह होती हैं, उनका जो वेट होता है, मास होता है उनके पास, बायोमास होता है, ड्राई वेट होता है, वो बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप हर्बीवोर्स या फिर कार्निवोर्स की तरफ जाते जाओगे, वहां पर जो उनका जो ड्राई वेट होता है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो एल्गी होती है उनके पास जो ड्राई मास होता है वो बहुत कम होता है। उसके ऊपर जो स्मॉल फिश होती हैं उनका जो वेट होगा वो और ज्यादा होगा। उसके बाद जो कार्निवोर्स होंगे, ठीक है, उनका जो वेट होगा, जो लार्ज फिशेस होती है उनका वेट और ज्यादा होगा। और इसके ऊपर अगर आप और जाते हो थोड़ा, वहां पर आपको वेल वगैरह दिखाई देंगी, ठीक है। तो वहां पर आपको जो ड्राई वेट है वो और भी ज्यादा आपको दिखाई देगा भाई, ठीक है। सो इन द वाटर इकोसिस्टम द बायोमास इज इंक्रीज एज वी मूव अप फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल एंड इट्स क्रिएट ए इन्वर्टेड पिरामिड। तो हमें एक जो पिरामिड है आपको इन्वर्टेड शेप का दिखाई देगा, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो शेप बना है वो इन्वर्टेड का बना भाई, ठीक है। इस टाइप का जो शेप है वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। सो जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये अपराइट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होगा कहाँ पर, लैंड पे, ठीक है। और इन्वर्टेड कहाँ होगा, इन वाटर पे, एक्टिविटी इकोसिस्टम में हमें इन्वर्टेड दिखाई देगा। यहाँ पर साइड बाय साइड दोनों की कंपैरिजन कर रखी है। अगर हम मान लो लैंड की बात करेंगे तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर ड्राई मास ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे जो ड्राई मास है वो हमें कम दिखाई देगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट में अगर एक्टिविटी इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनका जो ड्राई वेट होगा वो बहुत कम यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। लेकिन जो प्राइमरी कंज्यूमर है लाइक जू प्लैंक्टन्स हैं, इसके बाद जो स्मॉल फिश हैं, उसके बाद मान लो लार्ज फिश हैं, उनका जो ड्राई मास होगा वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो लैंड के ऊपर जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो हमें अपराइट इकोसिस्टम बनाता है लाइक दैट, ठीक है। तो ये अपराइट बन जाएगा। और एक्वेटिक के अंदर जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो हमें इन्वर्टेड शेप में दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये आपका इन्वर्टेड जो शेप है वो बनाएगा भी। इसके बाद नंबर थर्ड पे आता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल, यानी कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। नंबर में काउंट करके आपने बताना है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर कितने जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ब्लू ग्रास फील्ड का एग्जांपल हमने लिया है। तो यहाँ पर देखोगे जो ग्रास फील्ड है तो भी इसी बात है, यहाँ पर जो प्लांट होंगे, ग्रासेस होंगे, उनका जो नंबर है वो लगभग 5 लाख के आसपास आपने दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे उनका नंबर कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर और भी कम है, और टर्सरी का नंबर यहाँ पर और भी कम है भाई, ठीक है। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है यहाँ पर, ये आपको अपराइट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर हम लैंड की बात करें। सो पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट इस ट्रॉपिक लेवल भाई, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितने अलग अलग स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट है, उसको रिप्रेजेंट करता है पिरामिड ऑफ नंबर। डिपेंडिंग ऑन द साइज द पिरामिड ऑफ नंबर नॉट ऑलवेज अपराइट भी, हमेशा ही अपराइट आपको नहीं दिखाई देगा। इट मे बी कंप्लीटली इन्वर्टेड और इट मे बी स्पिंडल शेप भाई, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट द ऑल ऑर्गेनिजम्स इन ए pyramid of number. So pyramid of number does not completely define the trophic structure for an ecosystem. So it is very difficult to count the all organisms in a pyramid of number, and so the pyramid of number does not completely define द ट्रोपिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। सो किसी भी इकोसिस्टम की एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होती है वो पिरामिड ऑफ नंबर हमें नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ट्रोपिक लेवल पे काउंट करना ये एक डिफिकल्ट टास्क है भाई, ठीक है। सो पिरामिड ऑफ नंबर हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर ट्रोपिक लेवल पे कितनी पॉपुलेशन है, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। साथ में ही पिरामिड ऑफ नंबर होता है नॉर्मली हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा जैसे जब ट्रोपिक लेवल में ऊपर की तरफ मूव करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आप जो टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा होंगे, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स कम होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और भी कम होंगे, और टर्सरी जो कंज्यूमर्स हैं वो आपको और भी कम यहाँ पर दिखाई देंगे भाई। इसके बाद पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होगा, हमें ग्रासलैंड में दिखाई देगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पौंड में आप हमें दिखाई देगा भाई, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे ग्रासलैंड है, वहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर यहाँ पर ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर जो जो स्नेल्स वगैरह होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनका नंबर कम है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स का नंबर और भी कम है, और टर्सरी कंज्यूमर नंबर यहाँ पर और भी कम है। तो यहाँ पर जो पिरामिड हमें वो अपराइट हमें शेप में दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो हमें इन्वर्टेड भी दिखाई देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्री इकोसिस्टम की बात करेंगे भाई, ठीक है, तो अगर आप ट्री की बात करोगे तो अगर मान लो एक ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारे क्या है इंसेक्ट्स हैं, और इंसेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर हमें बर्ड्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये हमें अगेन इन्वर्टेड दिखाई दे सकता है, या फिर हमें आपको स्पिंडल शेप का ही हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो प्रोड्यूसर्स है, तो ट्री है, ट्री के ऊपर जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनका नंबर क्या है ज्यादा है, लेकिन इसके ऊपर जो बर्ड्स उनका नंबर कम है। तो इस टाइप का जो पिरामिड हमें दिखाई देगा जो कि कहलाएगा स्पिंडल शेप पिरामिड भाई। लेकिन अगर अगर हम दूसरा केस लें जहां पर जो प्लांट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो प्लांट है, प्लांट के ऊपर जो हर्बीवोर्स हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनका नंबर ज्यादा है। उससे ज्यादा इंसेक्ट के ऊपर जो और इंसेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, लाइक टीक्स एंड माइट्स वगैरह है, माइट्स वगैरह है, उनका नंबर और भी ज्यादा है। और इन माइट्स के ऊपर अगर हम बैक्टीरिया फंजाई की बात करेंगे तो इनका नंबर हमें और भी ज्यादा दिखाई देगा। तो इस टाइप का जो पिरामिड बनेगा उसका बोलोगे इन्वर्टेड पिरामिड। क्लियर है? तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है उसमें हमें तीन टाइप के जो पिरामिड दिखाई देंगे, अपराइट, ठीक है, उसके बाद हमें इन्वर्टेड होगा, और हमें स्पिंडल शेप का होगा भाई। इसके बाद नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो हमें जो हमने इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़े हैं ये हमें क्या क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि एक तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर, एंड मोर इंपोर्टेंटली एनर्जी लॉस इन द इकोसिस्टम। एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में, या फिर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, और साथ में ही कितनी एनर्जी है वो लॉस्ट होती है, ठीक है, इन इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम भाई। दूसरा हमें ये भी बताते हैं कि व्हाई देयर आर मोर हर्बीवोर्स देन द कार्निवोर्स, कि हर्बीवोर्स का नंबर क्या है ज्यादा है, ज्यादा होता है नॉर्मली, और कार्निवोर्स का नंबर हमें कम दिखाई देता है हम किसी भी पिरामिड की बात करें तो, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो। तीसरा पॉइंट हमें ये बताते हैं व्हाई देयर आर मोर प्लांट्स देन द एवरीथिंग एल्स कंबाइंड। अगर आप सभी चीजों को मिला भी लोगे तो प्लांट का नंबर हमें ज्यादा दिखाई देगा एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मीन्स जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ठीक है। इन दोनों का मिला भी लोगे तो भी उनका जो नंबर हमें वो कम दिखाई देगा भाई। तो ये चीजें हमें क्लियर होती हैं जब हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स को। So these are the references. You can follow these two books, The Fundamental of Ecology by the Odums and Cell Biology Genetics and Molecular Biology by the P.S. Verma and V.K. Agarwal. तो ये दोनों बुक्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो इन टॉपिक्स को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए। थैंक यू।